नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर रहे हैं बिहार मिरर। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 9 लोकसभा सीटों पे पहले और दूसरे फेज को मिला के 9 लोकसभा सीटों पे मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर बिहार के 40 में से 9 लोकसभा सीटों पे समीकरण किसके तरफ है, किसकी जीत किसकी हार हो रही है, जनता किसे चुनने जा रही है और वहां पे समीकरण क्या कह रहा है, क्योंकि 9 लोकसभा सीटों पे पहले चरण और दूसरे चरण को मिलाकर के 40 में से 9 लोकसभा सीटों पे मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। समझेंगे कि समीकरण किसके पक्ष में है, किसके तरफ पलड़ा भारी दिख रहा है। क्योंकि देखिए, पहले फेज में 19 अप्रैल को जो मतदान हुआ उसमें 4 लोकसभा सीट शामिल था, नवादा, औरंगाबाद, गया और जमुई। उसके बाद 26 अप्रैल को जो सेकेंड फेज का मतदान की प्रक्रिया हुई उसमें बिहार का 5 लोकसभा सीट शामिल था, खासतौर से सीमांचल का कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर और बांका। तो कुल मिलाकर के देखें तो ये 9 लोकसभा सीटों का हाल इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो बेहद ही कम रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जब लोग वोट डालने नहीं जाएंगे तो फिर लोकतंत्र के लिए एक ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस बार वोटिंग परसेंटेज बेहद ही कम देखा जा रहा है। तो चलिए खैर, इस पे किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर कम क्यों जा रहा है, लोग क्यों नहीं निकल रहे हैं घरों से वोट डालने के लिए। क्योंकि मैंने कई जगह बातचीत किया, वोटिंग परसेंटेज जब कम, हालांकि अभी चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर से कोई आंकड़ा पेश नहीं किया है, कोई डाटा सार्वजनिक रूप से पेश नहीं किया कि कितना परसेंटेज की वोटिंग हुई है, कितना कम आंकड़ा रहा, क्या समीकरण रहा। लेकिन जो परसेंटेज है वो कम होने की जो बात है वो सामने आई है। मैंने कई लोगों से बातचीत किया, कई बिहार के जाने माने पत्रकार हैं, मैंने उनसे बातचीत किया कि आखिर लोग क्यों नहीं निकल करके घरों से वोट डालने जा रहे हैं। तो ये सामने आया कि काफी लोग निराश हैं कि वोट डालने जाके भी उनके साथ कुछ बेहतर हो नहीं पा रहा है। जो उनके प्रतिनिधि हैं वो उनका काम नहीं करते हैं, उनकी बातों को सुना नहीं जाता है। और कई लोग ऐसे हैं जो परिपूर्ण हैं, जो मध्यम वर्ग से आने वाले लोग हैं, वो जो 3 दिनों की छुट्टी मिली है उसमें वो किसी वेकेशन पे निकल गए हैं, सगे संबंधी से मिलने चले गए हैं, तो वो इतना इन चीजों को गंभीरता से ले नहीं रहे, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि 5 साल जो अनाज मिला है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो जो निचले स्तर के लोग हैं, उनको लगता है कि जब अनाज मिल ही रहा है तो फिर क्यों जाना है। और जो छल का भी जो मामला है, कई जगह पे ऐसी खबरें चली कि सांसदों को वापस लौटा दिया गया उनके ही घर में। उन जब वो अपने गढ़ में ही आते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि आपने काम नहीं किया, अब आप वापस चले जाइए। बिहार के कई लोकसभा सीटों पे ऐसी वीडियो वायरल हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको देख करके कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज जो है कम है, लोगों में उतनी दिलचस्पी अब नहीं रही है। खैर, इसको लेकर के किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल जो 9 लोकसभा सीट पे चुनाव हुआ है, मतदान की प्रक्रिया हुई है, उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले गया की बात करते हैं। गया में जीतन राम मांझी एनडीए की तरफ से, हम पार्टी के संरक्षक, चुनावी मैदान में हैं। दूसरी तरफ कुमार सर्वजीत आरजेडी की तरफ से, क्योंकि पहले फेज में तो आरजेडी ने ही अ, अपने पार्टी का सिंबल दिया है। कई तरह की खबरें भी चली थी, लेकिन जब गया की बात कर रहे हैं तो देखिए, जीतन राम मांझी एक तो उम्र दराज व्यक्ति हैं और उनका ये अंतिम चुनाव भी है, क्योंकि अब उनकी जो आयु सीमा है, चुनाव के समीकरण को देखते हुए वो अब उतना फिट नहीं उसमें बैठ रहे हैं। तो और जीतन राम मांझी तो पहले भी कह चुके थे कि वो अब राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन फिर से वो वापस आए। और दूसरी तरफ कुमार सर्वजीत हैं। अगर 2019 में देखें तो यहाँ पे जेडीयू की जीत हुई थी, विजय कुमार जनता दल यूनाइटेड से इन्होंने जीत हासिल किया था और निकटतम प्रतिद्वंदी जीतन राम मांझी रहे थे। उस वक्त जीतन राम मांझी महागठबंधन के साथ थे, तो जीतन राम मांझी पिछड़ गए थे, लेकिन इस बार जीतन राम मांझी एनडीए के साथ हैं। तो जो एक एडवांटेज है वो गया में जीतन राम मांझी को मिल रहा है। कुमार सर्वजीत उतना मजबूत नहीं दिख रहे हैं जीतन राम मांझी के सामने, क्योंकि गया में जीतन राम मांझी ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये सिर्फ मांझी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी यहाँ से खुद चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कई बार ट्रोल भी हुए जीतन राम मांझी अपने इस बयान को लेकर के, ट्वीट को लेकर के, लेकिन जो गया का समीकरण है वो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के पक्ष में मजबूत बनता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं जमुई लोकसभा सीट पे। देखिए, जमुई लोकसभा सीट भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा, काफी ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान 2019 में जीत करके संसद पहुंचे थे, लेकिन जमुई से चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती को चुनावी मैदान में उतारा, वहीं आरजेडी अर्चना रविदास को चुनावी मैदान में उतारा। तो जो यहाँ पे जो फैक्टर था आरजेडी का, मुकाबला बेहद ही यहाँ पे भी जोरदार हुआ, क्योंकि अर्चना रविदास
आरजेडी की तरफ से भी दमखम के साथ चुनावी मैदान में थे। लेकिन जब आप जमुई के पिछले चुनावों का समीकरण को समझने की कोशिश करिएगा, तो चिराग पासवान 2014 में लगभग 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज किए थे। फिर 2019 में ये आंकड़ा बढ़ गया, डबल हो गया, 2 लाख से ज्यादा वोटों से चिराग ने जीत दर्ज किया। तो जमुई में चिराग पासवान ने काम भी बेहतर किया। वहां के लोग इस बात को कहते हैं कि जमुई में चिराग पासवान ने जो विकास का काम है, जो जमुई के क्षेत्र का विकास है, वो चिराग पासवान ने अच्छा खासा वहां ध्यान दिया। इसलिए चिराग पासवान का एक अपना जो वोट बैंक है, और जमुई की जनता को लगता है कि चिराग हमेशा एनडीए के साथ रहते हैं, तो जो केंद्र में सत्ता है उनके साथ बने रहते हैं, तो क्षेत्र का विकास अच्छे ढंग से हो रहा है। इसलिए चिराग के साथ थी जनता। और जब अरुण भारती को लाया गया, तो एक माहौल ये बनाने की कोशिश किया जा रहा था कि अरुण भारती तो बाहरी हैं, फिर ऐसे में अरुण भारती को लाकर के चिराग धोखा कर रहे हैं, चिराग जमुई की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, वो हाजीपुर जा रहे हैं। इस तरह के माहौल को बनाने की कोशिश की गई। हालांकि आरजेडी का भी माहौल बिगड़ा जब अंतिम दौरान, जब चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो रहा था, जब अंतिम सभाएं चल रही थी सभी पार्टियों की, तो वहां पे तेजस्वी यादव का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें कुछ कार्यकर्ता कह लीजिए, जो भी थे उनके समर्थक थे कार्यकर्ता थे, जो मंच के नीचे से चिराग पासवान के परिवार को लेकर के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, अभद्र भाषा बोल रहे थे, तो वो एक नकारात्मक प्रभाव आरजेडी के लिए भी रहा। हालांकि इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए लगातार तेजस्वी यादव हो या फिर अर्चना रविदास ये कह रही थी कि मंच से नीचे से सुनाई नहीं देता मंच तक, और जो ये पूरा वीडियो क्लिप बनाया गया वो एक षड्यंत्र के तहत, प्री प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया गया। इस तरह से डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसका भी एक असर रहा। लेकिन जमुई में अरुण भारती मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एनडीए का एक पूरा जो जमुई में बैकअप है, वो वहां पे मजबूत है। चिराग रहे हैं, और हमेशा से जमुई में जो चिराग की भूमिका रही है वो मजबूत रही है, तो उसका बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, अरुण भारती जरूर कुछ वक्त के लिए डैमेज हुए थे। जब उनके नाम की घोषणा हुई थी, तो कई तरह की खबरें चली थी कि उतना प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं है अरुण भारती का जितना चिराग दमखम के साथ है। लेकिन अरुण भारती का जो पूरा चिराग पासवान का मैनेजमेंट था, वो बेहतर ढंग से वहां काम किया। आरजेडी का भी मैनेजमेंट बेहतर था, क्योंकि अर्चना रविदास भी अच्छा खासा मुकाबला जो जमुई में होता हुआ दिख रहा था, और है भी वहां पे। लेकिन जो अरुण भारती का जो वहां पे वोट बैंक का शेयरिंग है, उसको आगे माना जा रहा है, क्योंकि चिराग को लेकर के भी, और जमुई में लगातार एनडीए की तरफ से सभाएं की जा रही थी, और जो गढ़ रहा है चिराग का, उसका भी एक बेनिफिट अरुण भारती को मिलेगा। और आरजेडी को भी एक अच्छा खासा प्रभाव वहां पे दिखेगा आरजेडी का, क्योंकि वहां पे अशोक मेहता का फैक्टर भी वहां पे काम कर रहा है। अब आते हैं नवादा पे। नवादा पे एक तरफ विवेक ठाकुर थे, तो दूसरी तरफ श्रवण कुशवाहा। नवादा में जो फैक्टर है, जो समीकरण है, वो निर्दलीय प्रत्याशी के ऊपर भी अब निर्भर कर रहा है। क्योंकि एक तरफ विनोद यादव थे, ये राजवल्लभ यादव के भाई हैं, ये चुनावी मैदान में थे। गुंजन सिंह भोजपुरी सिंगर, वो भी थे। अब ये लोग कितना वोट काट करके, क्योंकि देखिए अगर विनोद यादव वोट काटते हैं, तो ये जो है श्रवण कुशवाहा का वोट काटेंगे, आरजेडी का वोट काटेंगे। और अगर ये 50,000 वोट काट लेते हैं, तो फिर इससे जो है एनडीए को वहां पे बेनिफिट, विवेक ठाकुर को वहां पे एक अच्छा खासा बेनिफिट दिखेगा। लेकिन अगर गुंजन सिंह इस मार्जिन को पार कर जाते हैं, अगर गुंजन सिंह 50,000 से ज्यादा वोट काट लेते हैं, तो फिर यहाँ पे श्रवण कुशवाहा, आरजेडी को फिर यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे भी जो मुकाबला है वो निर्दलीय प्रत्याशी, हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि कौन कितने वोट को काट करके किसको जिताने की भूमिका में सबसे निर्णायक स्थिति में रहा, चाहे वो गुंजन सिंह या फिर विनोद यादव। लेकिन जो नवादा का जो समीकरण रहा है, जो समीकरण अभी बन रहा है, वो विनोद यादव और गुंजन सिंह के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि ये लोग दोनों ही प्रत्याशी को डैमेज कर रहे हैं। एक तरफ श्रवण कुशवाहा विनोद यादव से डैमेज हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ विवेक ठाकुर गुंजन सिंह से डैमेज हो रहे हैं। तो वहां पे भी जो मुकाबला जोरदार है। हालांकि वहां पे भी विवेक ठाकुर मजबूत स्थिति में है, क्योंकि एनडीए का जो एक एडवांटेज है वो उनको वहां पे भी मिलता हुआ दिख रहा है। और जो फॉरवर्ड क्लास के का जो वोट बैंक है, वो भी जो है विवेक ठाकुर को एक अच्छा खासा वहां पे मिल रहा है। अब आते हैं औरंगाबाद पे। देखिए औरंगाबाद की लड़ाई भी बेहद ही दिलचस्प थी। एक तरफ सुशील कुमार सिंह थे, तो दूसरे तरफ अभय कुशवाहा। और औरंगाबाद में देखिए एक बात यह भी समझनी होगी कि बिहार में न जदयू को बीजेपी सपोर्ट कर रही है ग्राउंड लेवल पे, और न ही बीजेपी को जदयू सपोर्ट कर रही है ग्राउंड लेवल पे। अंदर खाने की ये बात है, और अंदर खाने ये सब चीजें चल रही है, क्योंकि देखिए औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह और अभय कुशवाहा, लड़ाई यहां भी जोरदार। और यहां पे कहा जा रहा है कि जो एंटी इनकन्वेंसी थी वो काफी ज्यादा देखी गई, जिस कारण से
जो भूमियार वर्ग का भी वोट बैंक था, एक अच्छा खासा वोट बैंक, वो भी आरजेडी की तरफ शिफ्ट कर गया, अभय कुशवाहा की तरफ। इससे अभय कुशवाहा को औरंगाबाद में मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है और जेडीयू भी वहां पे कुछ बेहतर काम, यानी बेहतर जो सपोर्ट होता है ग्राउंड लेवल पे, वो बीजेपी को करते हुए नहीं दिखी। इस कारण भी एनडीए वहां पे जो है, खासतौर से जो सुशील कुमार सिंह है, वो वहां पे कमजोर होते हुए दिख रहे थे और अभय कुशवाहा की तरफ, आरजेडी की तरफ एक अच्छा खासा वोट बैंक शिफ्ट हुआ है। अब आते हैं सेकेंड फेज पे, जो 5 लोकसभा सीटों पे चुनाव हुआ, भागलपुर, बांका, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, ये 5 लोकसभा सीट। सबसे पहले बात करेंगे भागलपुर की। देखिए, भागलपुर में भी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। अजय कुमार मंडल, काफी लोग नाराज है, कह रहे हैं कि भागलपुर को जाम का शहर बना दिया गया है। अजय मंडल बढ़ चढ़ के अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं और वहां से एक और चर्चित नेता गोपाल मंडल, वो भी अजय कुमार मंडल के खिलाफ थे। हालांकि वो बाद में साथ आ गए, लेकिन वो तो कह रहे थे कि उनके पॉकेट में टिकट रहता है। वो कई बार बोले भी कि अजय कुमार मंडल के मुंह में बोली नहीं है। ऐसा नेता चाहिए, ऐसा सांसद चाहिए जो सदन में गरज सके, जो क्षेत्र की आवाज को बुलंदी के साथ रख सके। अजय कुमार मंडल में वो बात नहीं है। अजय कुमार मंडल के मुंह में वो बोली नहीं है। खुद उनके ही नेता, उनके ही पार्टी के नेता, उनके ही क्षेत्र के नेता गोपाल मंडल इस बात को बोल रहे थे। और भागलपुर में जो पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट बैंक है, वो एक मजबूत वोट बैंक माना जाता है। यहाँ से ही आरजेडी के बुलो मंडल भी सांसद रहे, हालांकि अब वो जेडीयू में चले गए। पूरी कहानी को समझेंगे। देखिए, भागलपुर में अजय कुमार को लेकर के नाराजगी तो काफी ज्यादा है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और हाल फिलहाल में जो कुमार मंडल का एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने कार्यकर्ता को भी किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिस कारण से भी लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है। और दूसरी तरफ जो अजीत शर्मा है मुकाबले में, देखिए अजीत शर्मा लगातार वहां से विधायक रहे भागलपुर से, और अजीत शर्मा का जो छवि है, अजय कुमार मंडल की अपेक्षा माना जा रहा है कि मजबूत छवि है, क्योंकि वो जिस तरह से अपनी बातों को रखते हैं और राष्ट्रीय स्तर पे उनकी जो एक राहुल गांधी से बातचीत, सोनिया गांधी से बातचीत, उसके मुकाबले देखा जाए तो लोग ये चाह रहे हैं कि अजीत शर्मा आए। लेकिन अभी भी आपको समझना होगा कि भागलपुर में जो समीकरण है वो बेहद ही दिलचस्प है। यही कारण है कि, और बीजेपी भी, मैंने पहले ही कहा, बीजेपी भी नहीं चाहती थी कि जो ग्राउंड पे जो मदद होती है वो बीजेपी नहीं कर रही है। इसी कारण से बीजेपी ये भी चाह रही थी कि भागलपुर सीट जो है वो बीजेपी के खाते में आ जाए, छीन करके जेडीयू से। यही कारण है कि बीजेपी वहां भी सपोर्ट नहीं कर रही है जेडीयू को। और अंतिम में नीतीश कुमार भी बुलो मंडल, जो भागलपुर से सांसद रह चुके हैं आरजेडी के सिंबल से, उनको जेडीयू में लेकर के आते हैं। और बुलो मंडल ये कहते हैं कि अब इसका प्रभाव जो है आपको 2-3 आसपास के लोकसभा क्षेत्रों में देखने मिलेगा। तो एक बड़ा चाल नीतीश कुमार ने वहां चला और बुलो मंडल के एनडीए में आने से, जेडीयू में आने से एक बड़ा जो है बेनिफिट वो अजय कुमार मंडल को मिलेगा, क्योंकि वहां पे पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो वोट बैंक का शेयरिंग है वो काफी ज्यादा मजबूत है। लेकिन इस बात को भी मानना होगा कि एनडीए का जो कोर वोट बैंक माना जाता है, भूमियारों का वोट बैंक, वो भी अजीत शर्मा की तरफ शिफ्ट हुआ है। कारण इसका कई सारा है। एक तो सबसे पहला कि जो भागलपुर में अजय कुमार मंडल को लेकर के जो एंटी इनकन्वेंसी है, वो सबसे बड़ा कारण बना। दूसरा कि ब्राह्मणों का वोट भी अजीत शर्मा की तरफ शिफ्ट हुआ है। और कई सारे लोकल फैक्टर भी हैं, क्योंकि अजय कुमार मंडल उतना क्षेत्र में प्रभावशाली रूप से नहीं दिखे हैं, इस कारण से भी लोग नाराज हैं। अब आते हैं बांका लोकसभा सीट पे। तो देखिए, बांका पे एक तरफ गिरिधारी यादव, तो दूसरी तरफ आरजेडी से जयप्रकाश यादव, यादव वर्सेस यादव की यहाँ की लड़ाई। और यहाँ पे गिरिधारी यादव जयप्रकाश यादव से मजबूत स्थिति में है, क्योंकि गिरधारी यादव एक मजबूत प्रभावशाली भी हैं और मजबूत क्षेत्र में उनका पकड़ है। इस कारण से गिरधारी यादव बांका में मजबूत स्थिति में है। अब बात करते हैं किशनगंज लोकसभा सीट की। तो देखिए, किशनगंज लोकसभा सीट एक ऐसा लोकसभा सीट है कि देश में कोई भी लहर हो, मोदी लहर हो या कोई भी लहर चल रही हो, लेकिन किशनगंज में कांग्रेस की लहर चलती है। याद कीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव, बिहार की 40 में से मात्र एक सीट महागठबंधन के खाते में गई थी, कांग्रेस के खाते में, किशनगंज लोकसभा सीट। और 2014 भी याद कीजिए। लेकिन आरजेडी भले ही जीरो पे आउट हो गई, लेकिन किशनगंज ने महागठबंधन की इज्जत बचा ली थी। और इस बार भी लोकसभा के चुनाव में जो मतदान की प्रक्रिया हुई किशनगंज में देखिए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम वोटरों की संख्या सर्वाधिक है और यहाँ पे प्रत्याशी भी तीनों अल्पसंख्यक है। कांग्रेस से डॉक्टर मोहम्मद जावेद, जेडीयू से मास्टर मुजाहिद आलम और एक तीसरा फ्रंट एआईएमआईएम अख्तरुल इमान, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, 2019 में भी थे ये। लेकिन 2019 के आंकड़ों को अगर आप देखिएगा तो देखिए डॉक्टर मोहम्मद जावेद कांग्रेस के, इन्होंने यहां से जीत हासिल किया था और निकटतम प्रतिद्वंदी जो रहे थे सैयद महमूद अशरफ, जेडीयू के प्रत्याशी। लेकिन इस बार यहां से
मास्टर मुजाहिद आलम को प्रत्याशी जेडीयू की तरफ से बनाया गया है। तो मास्टर मुजाहिद आलम के साथ मुस्लिम समाज उतना नहीं है जितना मोहम्मद जावेद के साथ है, जितना अख्तरुल ईमान के साथ है। एक दूसरा फैक्टर यह है कि मुजाहिद आलम एनडीए की तरफ से प्रत्याशी के तौर पे वहां पे सबके सामने है। तो वहां पे बीजेपी और जो मुसलमानों के बीच जो खाई है, जो दूरी है, वो तो किशनगंज में स्पष्ट रूप से दिखती है। पिछले चुनावों का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, आपको स्पष्ट रूप से वो बातें समझ में आ जाएंगी। इस कारण से मास्टर मुजाहिद आलम को वहां पे नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि जो बीजेपी को मानने वाले लोग हैं वहां पे कुछ प्रतिशत हैं जो मास्टर मुजाहिद आलम के साथ हैं, लेकिन जो एक बड़ा वर्ग है, जो एक बड़ा वोट बैंक शेयरिंग है, वो मोहम्मद जावेद के साथ। मैंने किशनगंज के कई लोगों से बातचीत किया, वहां के लोगों का कहना है कि जो चलते आया है वही चलेगा, जिसको देते आए हैं उसी को देंगे। कांग्रेस राहुल गांधी पे बड़ा सकारात्मक प्रभाव है किशनगंज पे राहुल गांधी का, क्योंकि किशनगंज के लोगों का कहना है कि हमेशा से कांग्रेस को वोट देते आए हैं और कांग्रेस को ही देंगे, कांग्रेस पे ही भरोसा है। अख्तरुल ईमान भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, 2019 में भी वो तीसरे नंबर पे रहे थे, एक अच्छा खासा उनका प्रभाव भी रहा था। और जब आप विधानसभा चुनाव देखिएगा बिहार का, तो उसमें अख्तरुल ईमान की पार्टी का एक अच्छा खासा प्रभाव रहा सीमांचल में, तो उसका भी एक बेनिफिट इस बार अख्तरुल ईमान को मिल सकता है। लेकिन जो मजबूत स्थिति है वो डॉक्टर मोहम्मद जावेद की है, स्पष्ट रूप से इस बात को मान लीजिए, लगभग स्पष्ट रूप से मान लीजिए कि डॉक्टर मोहम्मद जावेद एक मजबूत स्थिति में है। क्योंकि कांग्रेस को लेकर मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि लोगों का कहना है कि जिसको देते आए हैं उसी को देंगे, और कांग्रेस पे पूरे तरह से भरोसा है, क्योंकि एक कांग्रेस को लेकर के किशनगंज में जो अल्पसंख्यक है वो भरोसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तमाम तरह के मुद्दे हैं वहां पे, एनआरसी, सीए, अलग अलग विषय को लेकर के राहुल गांधी की बात सबसे पहले किशनगंज में होती है। इस कारण से जो डॉक्टर मोहम्मद जावेद है वो एक वहां पे मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। हालांकि अख्तरुल ईमान भी जोरदार टक्कर दे रहे हैं किशनगंज में, मास्टर मुजाहिद आलम भी हैं, लेकिन जो समीकरण है वो मोहम्मद जावेद के पक्ष में दिख रहा है। अब आते हैं बिहार का सबसे चर्चित लोकसभा सीट पूर्णिया पे। तो देखिए, पूर्णिया में जो मुकाबला है वो संतोष कुशवाहा है एनडीए के प्रत्याशी, निर्दलीय पप्पू यादव, और तीसरी तरफ इंडिया अलायंस आरजेडी से कैंडिडेट बीमा भारती हैं। लेकिन जो वहां पे अगर रैंकिंग देखा जाए तो संतोष कुशवाहा, पप्पू यादव और तीसरे नंबर पे बीमा भारती, ये रैंकिंग शुरू से चली आ रही है। और यहाँ पे जो मुकाबला है वो कुशवाहा और पप्पू यादव में ही है। बीमा भारती तीसरे नंबर पे आ चुकी है। इसके पीछे कई कई सारी वजह है, वजह को समझिए। देखिए, पप्पू यादव के साथ एक तो लोगों का सेंटिमेंट जुड़ गया, वो इंडिया ब्लॉक से आते तो जो एमओएस समीकरण था उसका पप्पू यादव को लाभ मिलता, इसी कारण से पप्पू यादव आना भी चाह रहे थे। लेकिन जब उनके साथ जो चीजें हुई उसके बाद एमओएस समीकरण का एक अच्छा खासा वोट बैंक आरजेडी से टूट करके पप्पू यादव की तरफ शिफ्ट हुआ। अब आप ये मान के चलिए कि लगभग 2.5 से 3 लाख वोट तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है पप्पू यादव के साथ। लेकिन जो 1 से 1.5 लाख वोट पप्पू यादव कहां से लाएंगे, क्योंकि उसी 1-1.5 लाख वोट में जीत छुपा हुआ है। तो पप्पू यादव याद कीजिए कि सपा के टिकट से भी चुनाव जीत चुके हैं, निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं। जब उनकी मां पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी, वो जेल में थे, तब भी 2 लाख के आसपास वोट आया था। तो पप्पू यादव का भी एक खुद का वहां पे वोट बैंक है, उनकी खुद की जो पकड़ है सीमांचल कोसी में, उसका जो एक प्रभाव है, चाहे वो एम समीकरण हो या फिर वाई समीकरण हो, आरजेडी से हटकर वो पप्पू यादव का रहा है पूर्णिया में। तो एक वो समीकरण है। दूसरा, जो कुछ पप्पू यादव ने दिखाया या जो कुछ उनके साथ हुआ, तो एक जो सेंटिमेंट है और तेजस्वी यादव का वो बयान कि आप इंडिया गठबंधन को नहीं दे रहे हैं तो आप एनडीए को दे दीजिए, इस तरह की चीजें जो चली, सुर्खियों में जो आई ये खबरें, उसके बाद एमवाई समीकरण का एक अच्छा खासा जो वोट शेयरिंग है वो टूट करके पप्पू यादव की तरफ शिफ्ट हुआ। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे अगर आप लड़ाई को देखिएगा तो वो पप्पू यादव का संतोष कुशवाहा से ज्यादा तेजस्वी यादव से था, लालू परिवार से था। इस कारण से पप्पू यादव के साथ एक अच्छा खासा वोट से बैंक हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि पप्पू यादव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, वो तो समय बताएगा। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव की तरफ जो पूर्णिया का रुख है, जो पूर्णिया का मोमेंट है, वो दिख रहा है। लेकिन संतोष कुशवाहा जो बीजेपी का कोड वोट बैंक है, जिसे साइलेंट वोटर भी कहते हैं, क्योंकि बीजेपी और पीएम मोदी सेकेंड फेज में 5 लोकसभा सीटों में से कहीं एक पे जाके प्रचार प्रसार कर रहे थे, जेडीयू को जिताने की कोशिश कर रहे थे, तो वो पूर्णिया ही था, पीएम मोदी पहुंचे थे। लेकिन पप्पू यादव भी एक मजबूत स्थिति में है और बीमा भारती तीसरे नंबर पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। और पप्पू यादव अगर डैमेज जाते हैं तो वो डैमेज जो है कहीं ना कहीं बीमा भारती के कारण हो सकता है। और पप्पू यादव
के लिए ये प्रतिष्ठा का भी सीट बना हुआ है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के लिए भी ये प्रतिष्ठा का सीट बना हुआ है, क्योंकि 3 दिनों तक तेजस्वी यादव कैंप किए हुए थे पूर्णिया में। नीतीश कुमार भी लगातार पूर्णिया में बने हुए थे, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए जितना नालंदा जरूरी है, उतना ही पूर्णिया भी जरूरी है। और इस बार पूर्णिया में लड़ाई बहुत ही जोरदार थी, इसलिए तेजस्वी भी पूर्णिया में कैंप कर रहे थे, नीतीश कुमार भी पूर्णिया में लगातार मौजूद थे। अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूम करके जनसभा को संबोधित कर रहे थे, क्योंकि पप्पू यादव को लेकर के जो रुख था, वो हर तरफ चल रहा था। और अमवा समीकरण का एक बड़ा हिस्सा टूट के पप्पू यादव की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा था। इसका बेनिफिट पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से मिलेगा, और पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच लड़ाई है, और मजबूत लड़ाई है। अब बात करते हैं कटिहार लोकसभा सीट की। यहाँ पे एनडीए की तरफ से जेडीयू उम्मीदवार दुलालचंद गोस्वामी हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से कांग्रेस की तरफ से तारिक अनवर चुनावी मैदान में है। लेकिन कटिहार का भी जो समीकरण है, वो बिल्कुल ही बदला हुआ नजर आ रहा है। यहाँ भी मुकाबला 50-50 में फंसा हुआ है, क्योंकि देखिए कटि अब बात करते हैं कटिहार लोकसभा सीट की, क्योंकि यहाँ पे एनडीए की तरफ से जेडीयू के उम्मीदवार दुलालचंद गोस्वामी हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से तारिक अनवर हैं, कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। और यहाँ का जो समीकरण है, वो 50-50 में फंसा हुआ है, और बिल्कुल ही बदला हुआ नजर आ रहा है कटिहार का समीकरण। और इस बात को जेडीयू के नेता भी मान रहे हैं कि जो 2024 में कटिहार का हाल है, वो बिल्कुल अलग है 2019 से, क्योंकि जेडीयू भी इस बात को मान रही है कि कटिहार में कहीं ना कहीं कमजोर है दुलाचंद गोस्वामी। कारण है एंटी इनकन्वेंसी है ज्यादा। कारण कारण है कि दुलाचंद गोस्वामी एक तो क्षेत्र में उतना प्रभाव बना करके नहीं रखे हैं। दूसरा, दुलाचंद गोस्वामी की बात नीतीश कुमार से शुरू होती है, नीतीश कुमार पे ही खत्म होती है। अब आप तारिक अनवर की तरफ आइए, तो तारिक अनवर 30-40 सालों का उनका जो एक राजनीतिक एक्सपीरियंस है, वो वहां पे लोग देख रहे हैं। और उनका जो संबंध है, चाहे वो बड़े बड़े व्यवसाय हैं, जो भी लगाव है क्षेत्र में, वो लोगों से ज्यादा है दुलालचंद की अपेक्षा। दूसरा कि तारिक अनवर को लोग ये भी देखते हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, राहुल गांधी से उनकी बातचीत होती है, सोनिया गांधी से मिलते हैं, दिल्ली में एक अच्छा खासा उनका प्रभाव है, और पुराने नेता हैं, पहले भी नेतृत्व कर चुके हैं 90 के दशक में। तो लोगों को लगता है कि जब दुलालचंद गोस्वामी इधर निराजक के तौर पे ही है, निराधार काम कर रहे हैं, किसी तरह का कोई उनका प्रभाव नहीं है, तो फिर ऐसे में एक बार तारिक अनवर को ही मौका दे दिया जाए। और तारिक अनवर भी अपने चुनाव के अंतिम पारी में ही हैं, तो ऐसे में लोग चाह रहे हैं कि तारिक अनवर को चुना जाए। और देखिए, मुकेश सहनी के आने से इंडिया गठबंधन को एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है, खासतौर से आरजेडी को। और कटिहार में भी देखें तो मुकेश सहनी भी पहुंचे हुए थे, मुकेश सहनी भी लगातार कटिहार पूर्णिया में समीकरण को साध रहे थे। तो कटिहार में भी जो मल्लाह की जातियां हैं, उपजाति हैं, उसका भी एक अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो तारिक अनवर की तरफ शिफ्ट हुआ है। उसके अलावा जो बीजेपी के या एनडीए के जो कोर वोट बैंक माना जाता है, चाहे वो जेडीयू हो या फिर बीजेपी, वो भी एक अच्छा खासा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है तारिक अनवर की तरफ। कारण है कि देखिए, अशोक अग्रवाल कटिहार से एमएलसी हैं बीजेपी के। 2014 में भी चर्चा थी कि वो चुनाव लड़ेंगे लोकसभा को, 19 में भी चर्चा उठी, जोर शोर से उठी, और 24 में भी जोर शोर से चर्चा उठी, लेकिन अशोक अग्रवाल चुनावी मैदान में नहीं आए। लोगों में नाराजगी है कि अशोक अग्रवाल अगर होते तो चीजें बिल्कुल बदली हुई रहती, बिल्कुल समीकरण बदल जाता, लेकिन यहाँ पे अशोक अग्रवाल है नहीं। और कटिहार में भी बीजेपी जेडीयू को फुल सपोर्ट करते हुए नहीं दिखे। स्पष्ट रूप से इस बात को मान लीजिए, कटिहार में भी बीजेपी के जो प्रभावशाली नेता हैं, जिसकी पकड़ है क्षेत्र में, वो जेडीयू को उतना सपोर्ट करते हुए नहीं दिखे दुलालचंद गोस्वामी को। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट है, लोगों में जो नाराजगी है दुलालचंद को लेकर के, वो एक अच्छा खासा मजबूती तारिक अनवर को दे रहा है। क्योंकि पिछले चुनाव में भी देखिए तो 50-55 हजार वोटों के अंतर से तारिक अनवर को हार मिली थी। तो इस डैमेज को कंट्रोल करने में तारिक अनवर कितना सफल हुए, ये तो खैर चुनावी परिणाम आने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो अभी की समीकरण है, जो लोगों का मूड है, जो चौक चौराहे पे लोग बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तारिक अनवर 50-50 की रेस में है। तारिक अनवर भी इस बार निकाल सकते हैं सीट। तो माना जा रहा है कि कटिहार में तारिक अनवर एक अच्छा खासा प्रभाव में दिख रहे हैं, और कटिहार में 50-50 का मुकाबला है। आपकी क्या राय है इस 9 लोकसभा सीटों को लेकर के? आप जिस भी लोकसभा सीटों पे अपनी राय रखना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।